एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो आपका सेमेस्टर 6 में, एमबीए में, यूजीसी नेट में और एमकॉम के क्लासेस में कराए जाते हैं। जो चैप्टर का नाम है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो मैं डॉक्टर अमित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मारवाड़ी कॉलेज रांची, मैं जो लेक्चर देने जा रहा हूं ये लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मैं यहाँ पे आज के डेट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो 2013 का जो चेंजेस हुआ था कंपनीज एक्ट, मैं उसके बारे में बात करूंगा आपके साथ। तो जितने विद्यार्थी, जो नए विद्यार्थी जिनका आज पहला क्लासेस है, जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन जो है नया वीडियो का मिलता रहे। तो ऐसा है मैं जो क्लासेस लूंगा वो सारे क्लासेस को मैं आपके YouTube चैनल में अपलोड करते जाऊंगा, और साथ में यदि किसी भी तरह का आपको कहीं पे कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं आपको एक शेड्यूल्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। होता क्या है कभी भी जब कोई एक्ट बनता है तो कोई भी एक्ट जो होते हैं ना वो डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किए जाते हैं, बंटवारा कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें शेड्यूल्ड है, एनेक्शर है और भी बहुत तरह का अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो मैं जिस एक्ट के बारे में बात कर रहा हूं वो है आपका कंपनीज एक्ट। वो आपका कौन सा एक्ट है? तो कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट जब पहली बार बनी थी तो वो बनी थी आपका 1956 में। कब बनी थी? तो कंपनीज एक्ट 1956 में बनी थी। और ये कंपनीज एक्ट काफी पुराना था, ये चलते आ रहा था। बाद में बहुत सारा अमेंडमेंट होते रहा। देखो, जब क्या होता है ना, जब कोई एक्ट बनता है तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम तक फिक्स हो जाते हैं। वो एक्ट जो है बीच बीच में अमेंडमेंट होते रहते हैं। ठीक है, बीच बीच में अमेंडमेंट होते रहते हैं। लेकिन जब बात किया गया 2013 में, तो क्या था कि इस टाइम जो एक्ट बना था वो एक्ट आज के तारीख के हिसाब से बिजनेस को वो कंफर्म, मतलब बिजनेस को वो नहीं कर पा रहा था, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया, हमारा एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या डिसाइड किया कि ऐसा करता हूं मैं, ये कंपनीज एक्ट 1956 को मैं कंप्लीटली वाइंडिंग अप कर देता हूं, डिसॉल्व कर देता हूं और नया एक एक्ट बना देता हूं। और वो समय था, वो ड्यूरेशन था 2013 का। तो 2013 में कंपनीज एक्ट नए बने और उस नया एक्ट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है 1956 का ही लिया गया, लेकिन अपडेशन करके लिया गया और साथ में कुछ नया चीज को ऐड भी किए गए इसी पार्ट में। क्योंकि मैं पूरा कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करेंगे तब फिर आपको ये पूरा पढ़ने को मिलेगा, बट मैं पूरा पढ़ाने नहीं जा रहा हूं आपको। मैं इसी एक्ट में एक सबसे बड़ा चेंजेस लाया गया और वो चेंजेस लाया गया शेड्यूल 6 में। तो इसका कहने का मतलब क्या सर, कंपनीज एक्ट 1956 का शेड्यूल था कि नहीं था? तो बिल्कुल था बच्चा लोग। कंपनीज एक्ट का 1956 का भी शेड्यूल 6 था और यही शेड्यूल 6 जो है यहां पे भी आया। लेकिन इस शेड्यूल 6 में कुछ चीज चेंजेस हुए। तो मेन जो प्रिंसिपल है रिवाइज शेड्यूल का वो क्या क्या था, तो मैं वो 1 बाय 1 करके वो प्रिंसिपल के बारे में बता दूं आप सभी को। तो पहला जो आपका प्रिंसिपल ये रहा था कि जो ओल्ड जो रिवाइज शेड्यूल था रिक्वायर देता था दैट इफ कंप्लायंसेस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट और नोटिफाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर चेंजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कंपेयर टू प्रोवाइडेड इन द रिवाइज शेड्यूल 6। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो भी हम नया चीज अपडेट करेंगे या फिर बैलेंस शीट में जो हमको नया मेंशन करना पड़ेगा तो उसको हमको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है,
डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे अगर मान लेते हो कि आप करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, या फिर आप शेयर्स कैपिटल, या फिर आप रिजर्व एंड सरप्लस कहां से ला रहे हो, कब ला रहे हो, कितना ला रहे हो, तो अगर ये सारे की बातें होती है, सारी की बातें होती है, तो आपको इसका डिस्क्लोजर पॉलिसी जो है डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और डिस्क्लोजर के बाद जो है आपका, तो ये एक तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में भी आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग फॉर डिस्क्लोजर पॉलिसी। तो हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर डिस्क्लोजर पॉलिसी होता है। देन इसके बाद एक और प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल ये था इसका कि पहले जो है बैलेंस शीट जो है हमारा इस टाइप से टी शेप में बनता था। अब जो है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोला करते थे। अब जो भी कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा वो एल शेप में बनेगा। इसको हम लोग टी शेप बोलते थे, ये टी शेप बोलते थे, या इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते थे। अब जो बनेगा वो एल शेप में बनेगा, या तो हम इसको वर्टिकल बोलते हैं। इज इट क्लियर? इनकम स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो। अच्छा, नेक्स्ट प्रिंसिपल ये था कि पुराना वाला जो शेड्यूल्ड है उसमें हमारा इनकम स्टेटमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का किसी भी तरह का कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ था। लेकिन नया शेड्यूल में हमारा फॉर्मेट जो है वो डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया? तो जो फॉर्मेट है वो हमारा डिफाइन किया गया नया शेड्यूल में, ठीक है ना। तो ये सारे चीज जो है वो चेंजेस लाए गए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर आपने बैलेंस शीट का बात किया, तो बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस लाए गए, मैं पहले उसके बारे में बात करूंगा, बाद में फिर मैं फॉर्मेट भी बता दूंगा। 1 बाय 1 करके मैं इसका फॉर्मेट भी डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले आप शेड्यूल 6 में जो हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे मेजर चेंजेस रिलेटेड टू बैलेंस शीट। रिलेटेड टू क्या चीज? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे बड़ा बड़ा चेंजेस क्या किया गया? तो पहला चेंजेस किया गया बैलेंस शीट जो है पहले आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाए जाते थे। अब जो बैलेंस शीट बनाए जाएंगे प्रेस्क्राइब्ड ओनली वर्टिकल फॉर्मेट प्रेजेंटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हमारा रिवाइज शेड्यूल्ड 6 जो है, रिवाइज शेड्यूल 6 जो है वो प्रेस्क्राइब करता है, prescribes only vertical form of financial statement। ये तो पहला चेंजेस किया गया ना। मतलब आपका जो चेंजेस लाया गया वो, अच्छा, दूसरा चेंजेस लाया गया, हम जब एसेट्स और लायबिलिटीज की बातें करते थे बैलेंस शीट में पुराने जमाने में, तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज के जगह में अब वर्ड जो यूज करेंगे वो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज वर्ड यूज करेंगे, और साथ में नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी introduced as current assets or liabilities and non-current assets or liabilities। मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज पहले डायरेक्टली लिख दिया जाता था, अब इसके जगह में इंट्रोड्यूस किया गया कि आप करंट एसेट्स लिखो या करंट लायबिलिटीज लिखो, या फिर नॉन करंट एसेट्स लिखो, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखो। तो ये दो चीज जो है मैंने यहां पे आपका चेंजेस किया गया, किस में? नॉन करंट बैलेंस शीट में। क्या चीज में चेंजेस किया गया? तो बैलेंस शीट में चेंजेस किया गया। अच्छा, इसके अलावा बैलेंस शीट में और एक चेंजेस किया गया, नंबर ऑफ शेयर्स जो हेल्ड करते हैं शेयर्स होल्डर के द्वारा, अगर मोर देन 5% शेयर्स इन अ कंपनी है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे मान लेता हूं आपकी कंपनी है, 1000 शेयर्स आपकी कंपनी की मार्केट में अवेलेबल है, कोई एक पर्सन ने 100 शेयर एक्वायर करके रखा है, तो बताना 1000 का 100 शेयर्स कितना हो जाएगा? 10%।
बताना 5% से ज्यादा शेयर्स एक ही पर्सन के पास है कि नहीं है, तो सर है, तो वो एक पर्सन का नाम जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट में कि हाँ फलाने आदमी ने क्या करा है, फलाने आदमी ने इतना शेयर्स को इस ये को करके रखा है, मतलब होल्ड करके रखा है, उसको उसके पास इतना शेयर्स है। तो अगर थर्ड कॉन्सेप्ट होता है, मैं डिक्टेट कर देता हूं, सुन के लिख लेना, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच शेयर्स होल्डर, जितने भी शेयर्स होल्डर है हेल्ड करते हैं, होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स इन द कंपनी नाउ नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? पहले ये डिस्क्लोज नहीं होते थे, अब जो है इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है समझ लो, ये तो थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट क्या है, हम पहले ना सन्ड्री डेटर यूज करते थे या सन्ड्री क्रेडिटर यूज करते थे व्हाट, अब इंस्टीड ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स वी यूज्ड सन्ड्री पेबल और सन्ड्री रिसीवेबल, ठीक ना, रेस्पेक्टिवली। मतलब सन्ड्री पेबल जो है क्रेडिटर के लिए यूज किया जाएगा, सन्ड्री डेटर्स के लिए सन्ड्री रिसीवेबल यूज किया जाएगा। आ गई बात समझ में? तो हमने यहाँ पे साफ साफ बताया आपको कि सन्ड्री डेटर्स जो है, सन्ड्री डेटर्स के जगह हम अब क्या वर्ड यूज करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर्स का भी वैल्यू आ जाएगा, बिल्स पेबल का भी वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज आपके ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएंगे। ट्रेड पेबल्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू आ जाएगा, बिल्स पेबल का वैल्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये सारे चेंजेस किए गए। इसके अलावा एक चेंजेस और किया गया, हम बैलेंस शीट में अगर हमें कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान होता था ना बच्चा, कोई नुकसान होता था, तो वो नुकसान को हम एसेट साइड में पहले दिखाया करते थे मिसलेनियस के लिए। हम उसको कहां दिखाते थे, तो एसेट साइड में मिसलेनियस के हेड में दिखाया करते थे, लेकिन अब के डेट में अब एसेट साइड में मिसलेनियस के हेड पे नहीं दिखाया जाएगा। अब जो हम दिखाएंगे उसको, अब जो हम दिखाएंगे वो कहां पे दिखाएंगे, तो अब हम वही चीज को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे। इज इट क्लियर? हम क्या चीज में दिखाएंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाएंगे। मतलब अगर किसी भी तरह का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस है, तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में हम उसको डेबिट करके दिखाते हैं, हम उसको नेगेटिव करके दिखाते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा चेंजेस बैलेंस शीट में और किया गया। पुराने जमाने में क्या होता था, एप्लीकेशन का पैसा दिया लेकिन हमने शेयर्स अलॉट नहीं किया, तो उसको हम लोग फुटनोट में या फिर उसको हम नहीं दिखाते थे। लेकिन अब जो नया बैलेंस शीट बना, तो नया बैलेंस शीट में उसको मनी रिसीव्ड अगेंस्ट एप्लीकेशन वो नाम से दिखाया जाता है, या फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के नाम से भी दिखाया जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो मैं ऐसा करता हूं, सर आप ऐसा करो ना, ये सारे का एक फॉर्मेट बना दो कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे कैसे बनता है। तो चलिए देखिए, मैं ऐसा करता हूं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता देता हूं आपके साथ में सभी को। सबसे पहली बात, आपका शेड्यूल्ड रिवाइज्ड, ध्यान से सुनना, रिवाइज्ड शेड्यूल 6 को दो पार्ट में बांटा गया, पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2। ये चैप्टर आपका बेसिक जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, ना आपको कैपिटल बजटिंग समझ में आने वाला है, ना आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आने वाला है, कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसलिए मैं ये चैप्टर को स्टार्ट किया हूं। ये आपका बैलेंस शीट को इंडिकेट करता है, पार्ट 1 में बैलेंस शीट को इंडिकेट करता है, पार्ट 2 में जो है इनकम स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है। क्या चीज को, तो इनकम स्टेटमेंट को। तो एक तो है आपका बैलेंस शीट, दूसरा है आपका इनकम स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? तो यहां तक आपको अगर समझ में आ गया होगा
तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या किया, रिवाइज शेड्यूल 6 का 2 पार्ट कर दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है बैलेंस शीट का है, पार्ट 2 जो है इनकम स्टेटमेंट का है। तो चलिए आगे हम देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बाद में देखेंगे हम लोग इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो इसको हम लोग कुछ इस टाइप से लिखते हैं, बैलेंस शीट ऑफ डॉट 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 as per part 1 of schedule 6 ना schedule 6 of Companies Act 2013 ना as on डॉट 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 एंड डॉट 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 2 साल का दिखाया जाता है बेसिकली। ध्यान से समझते जाना और लिखते जाना, क्योंकि ये फॉर्मेट लंबा जाने वाला है। ये अमाउंट हो गया, ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर पर्टिकुलर। अब बोलोगे सर पर्टिकुलर कब से लिखने लगे बैलेंस शीट में? नया बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें पर्टिकुलर लिखा जाता है। सबसे पहला जो हेडिंग होगा ना बच्चा, वो लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। देखो अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो इस चीज को ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज को ब्लैक पेन से लिख देंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो जाता है आपका शेयर होल्डर फंड। तो बच्चा ऐसा है, इसी को हम लोग SHF के भी नाम से जानते हैं, शेयर होल्डर फंड के नाम से। तो शेयर होल्डर फंड को भी अगर आप दूसरे कलर का या हाइलाइटर मार सकते हो तो हाइलाइटर डाल देना, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या जाएगा? तो सबसे पहला जाएगा शेयर कैपिटल। देखो एक ना और होता है यहाँ पे, एक कॉलम और जाएगा, ये आपका नोट का कॉलम जाता है। नोट का वर्किंग नोट, जैसे इसका 1 नंबर है तो 1 नंबर डाल दो, जो भी है, ठीक ना। यहां पे अमाउंट आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड का पहला पार्ट शेयर कैपिटल। दूसरा है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस चला गया। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा फिगर को जाएगा नहीं जाएगा, किसको लिखेंगे किसको नहीं लिखेंगे, ये सब चीज मैं आपके साथ कराने वाला हूं। नेक्स्ट है शेयर वारंट। ये देखो एकदम बिल्कुल नया चीज होगा आप लोगों के लिए कि शेयर वारंट सर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर वारंट, ठीक है। मैं सारे चीज को एक्सप्लेन करूंगा। देन है money received against application। किसके अगेंस्ट में? तो एप्लीकेशन के अगेंस्ट में। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट एप्लीकेशन ना, या पेंडिंग मनी एप्लीकेशन, ये होगा। ये 4 हेड जो है ये आपका शेयर्स होल्डर फंड के अंडर पे लिखा जाता है। अच्छा, इसी में आपके बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे शेयर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में होगा, शेयर वारंट में होगा। तो 1 बाय 1 करके ये 2 या 3 क्लास जाएगा, ये 2-3 क्लास ये चैप्टर जाएगा। तो इसलिए एकदम आप इत्मीनान से रहिए, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, आराम से क्लास करो, इसको नोट डाउन करो, है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा समय है, लंबा समय है, तो हम लोग इसको आराम से भी धीरे धीरे करके करें तो आराम से कवर अप हो सकता है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटाने वाला हूं।
चलिए, तो मैं उसी के आगे 4 पॉइंट नंबर कर रखा था, मैं उसी के आगे जो है कंटिन्यू करने जा रहा हूं। शेयर होल्डर फंड हो गया। नाउ आपका नेक्स्ट हेडिंग जो जाएगा वो आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज जाएगा, और इसका हेडिंग जो हो जाएगा NCL, नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो बच्चा ऐसा है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में कौन कौन से पार्ट को नॉन करेंट लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। तो सबसे पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बताना? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और ये पॉइंट नंबर 5। ये देखो 5, 6 क्या है ना, नोट है, मतलब अगर इसका कोई एडजस्टमेंट है आगे चल करके, तो जो एडजस्टमेंट में जो सीरियल नंबर जाएगा वही यहां पे लिखा जाता है, और इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। एक बात बता दूं यहां पे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज जो है वो क्या होता है, ये नेट वैल्यू जाता है, नेट वैल्यू। ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक ना, ये भी मैं बताऊंगा। एक एक चीज एक एक में आपका ये 3 क्लास एकदम कंफर्म लगने जा रहा है, ठीक है ना। देन इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं तो वो भी जाएगा। सर इसके अलावा अगर हमारा प्रोविजन है, मान लेता हूं सपोज क्या है, तो प्रोविजन है, और ये जो प्रोविजन है ना बच्चा, ये आपका कौन सा प्रोविजन? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म है तो वो फिर यहां पे नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो वो यहीं पे जाएगा आपका, है ना। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो यहां पे आपका ट्रांसफर होएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका कहानी खत्म। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, इसके अलावा सर और क्या? तो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है करंट लायबिलिटीज का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताना? करंट लायबिलिटीज का। मैंने बताया था कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, और ये सारे हेडिंग को आप जो है हाईलाइट कर देना, ठीक ना। हाइलाइटर अगर है आपके पास तो देखो, यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, है ना, 9। देन इसके बाद आपका डेफर्ड टैक्स का तो कुछ नहीं। अब मैंने आपको बताया था क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करेंगे या बिल्स पेबल वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसके जगह में आप वर्ड यूज करेंगे ट्रेड पेबल्स। क्या वर्ड यूज करेंगे? ट्रेड पेबल्स। तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका करंट लायबिलिटीज है। देन इसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा भी अगर बहुत सारे करंट लायबिलिटीज हैं तो वो सारे चले जाएंगे, है ना, करंट लायबिलिटीज। और ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 11 नंबर का। देन इसके बाद प्रोविजन लॉन्ग टर्म है तो प्रोविजन शॉर्ट टर्म भी तो हो सकता है ना, जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये सारे चीजें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं यहाँ पे। और यहां पे यही तीनों सब हेड का आपका क्या बन जाएगा? टोटल आ जाएगा। क्या हो जाएगा बताना? टोटल आ जाएगा। और ये जो आएगा इसी को हम लोग यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, सिर्फ इसका। वो नोट वाले कॉलम का मैंने लाइन नहीं खींचा है, और यहीं तक आया, ठीक ना, यहीं तक आया। ये आपका कहलाया टोटल। इसको ए डालोगे और ये टोटल, ये टोटल, ठीक है ना। टोटल अमाउंट यहां पे आ जाएगा। तो ये लायबिलिटी साइड में कहानी खत्म। अब इसी के नीचे एसेट साइड भी वैल्यू जाएगा। इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बच्चों, तो ऐसा है। अब इसके आगे की बातें कर लो, फिर से उसी के लाइन के नीचे कंटिन्यू मैं कर रहा हूं। कोई अलग से मैंने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया है। पॉइंट नंबर 2 होगा या फिर बी होगा, देख लेना, ऊपर का 1 मैंने लिखा था। अब जाएगा एसेट साइड का हेडिंग, एसेट्स का।
ठीक ना। अगेन इसको आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से आप हेडलाइन बनाएंगे। एसेट्स का सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो आपका नॉन करेंट एसेट्स जाने चाहिए। क्या जाने चाहिए बताना, तो नॉन करेंट एसेट्स जाने चाहिए। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में ना बालक पहला पॉइंट जो है आपका फिक्स एसेट्स होगा। देखो फिक्स एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी, और वो सब चीज लिखा जाएगा। फिक्स एसेट्स जो है वो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक ना। तो सब कौन कौन सा पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, तो फिक्स एसेट्स में आप मेरे को एक बात बताना, क्या टेंजिबल एसेट्स जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सब जाएगा। टेंजिबल एसेट्स है ना, वहां पे 12 हुआ था तो अब 13। टेंजिबल अगर एसेट्स है तो जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स, तो जाएगा सर इंटेंजिबल एसेट्स, है ना 14 नंबर इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के अलावा अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये क्या होता है ना, ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये भी आएगा 15। अच्छा, अमाउंट का सिंबल बगल में डालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट का सिंबल जो है वो बगल में आप डालते जाओ, है ना। ये हो गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देन इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अगर कुछ है तो, अगर अंडर डेवलपमेंट वाला, अगर जैसे कॉपीराइट है लेकिन वो आपका पूर्ण रूप से आपको नहीं मिला है, तो वो चीज हो गया अंडर डेवलपमेंट, या अंडर प्रोसेस में है तब जाएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट भी होता है आपका, ये तो हो गया आपका सारे फिक्स एसेट्स। अब इधर मेन आ जाओ, ये फिक्स एसेट्स का पार्ट है, बात समझ में आ रहा है, ये फिक्स एसेट्स का पार्ट है। अब आ जाते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या आ जाते हैं बताना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 17 नंबर पर। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद ना बच्चा, जैसे वहां पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज था, तो यहां पे आ जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाइट कट गया है थोड़ा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, और ये वैल्यू जो है वो आपका नेट कहलाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, वहां लायबिलिटी साइड में याद करो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज था, तो क्या होता था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देन अगर आपका लोन एंड एडवांस है, क्या है बताना, लोन एंड एडवांस, लेकिन ये लोन एंड एडवांसेस जो है ये लॉन्ग टर्म है, लंबे समय के लिए है, तो जाएगा। और लास्ट आइटम है, इसके अलावे लॉन्ग टर्म्स लोन के अलावे जो है, अगर इसके अलावे और भी किसी तरह का कोई नॉन करेंट एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है, एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स, तो या अदर नॉन करेंट एसेट्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं, अदर नॉन करेंट एसेट्स अगर है, तो वो सारे वैल्यूज जो है आपके यहां पे 20 नंबर में चले जाएंगे। तो बेसिकली मैंने ये कौन से एसेट्स को क्लासिफाई किया, नॉन करेंट एसेट्स को क्लासिफाई किया। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स के अंडर में टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, या फिर लॉन्ग टर्म्स लोन जो है, लोन एंड एडवांस लॉन्ग टर्म्स है, या फिर आपका नॉन करेंट एसेट्स है। इज इट क्लियर? तो अगर यहां तक आपको कोई डाउट ना हो तो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से समझोगे चीजों को। हाँ, यहां तक ना अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट एसेट्स का, इसी के नीचे लिखेंगे, है ना। और आप ये फॉर्मेट बना लेना,
ये फॉर्मेट जो है आप बना लेना, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको जीवन भर काम देगा। जब तक कि ये रूल, ये जो आपका फॉर्मेट है, ये जब तक चेंज ना हो जाए तब तक आपको ये काम देने वाला है। इसलिए ये फॉर्मेट का कॉपी को आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे। देन है आपका नेक्स्ट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, तो बच्चा ऐसा है, करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखा था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एकदम कॉमन सेंस, लॉन्ग टर्म वहां पे गया तो यहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और नोट नंबर कौन सा हो जाएगा, 21, क्योंकि 20 तक तो वहीं पे चला गया था हमारा वैल्यू। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा सर, इन्वेंट्रीज होगा। होगा तो बिल्कुल होगा। इन्वेंट्रीज में आपका स्टॉक आ जाता है। क्या आ जाता है बताना, स्टॉक जो है वो आपका इन्वेंट्री में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका, इन्वेंट्रीज अगर खत्म हो गया तो नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, पेबल वहां पे गया था तो यहां पे रिसीवेबल जाएगा, है ना, ट्रेड रिसीवेबल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये तो ट्रेड रिसीवेबल हो गया। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये होगा 24 नंबर, है ना, 24 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। लॉन्ग टर्म एडवांस, लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म था वहां पे, तो यहां पे लोन एंड एडवांसेस जो है, लोन एंड एडवांसेस जो है ये क्या जाएगा, शॉर्ट टर्म जाएगा। शॉर्ट टर्म जाएगा 25। या इसके अलावे किसी भी तरह का अदर करेंट एसेट्स है, कोई भी अदर करेंट एसेट्स, इसके अलावे ऐसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन भी मैं बता दूं, अदर करेंट एसेट्स जैसे एक्रूअल इनकम हो गया, या फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सारे यहां पे आ जाते हैं 26 में। और इसी का टोटल लगा लो। अब यहां पे ये लेजर बंद हो जाएगा, अब इसके बाद नहीं। आप लोग को, मेरे को लगता है जहां तक 2 पेज का आपका बन गया होगा अभी तक फॉर्मेट, यही टोटल, ये टोटल और इससे पहले वाला जो टोटल किया था वो दोनों आपका मैच कर जाएगा, मतलब आपने सही बनाया है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक फॉर्मेट जो है आज के क्लास में बेसिक करा है, और ज्यादा कुछ नहीं किया है मैंने। फॉर्मेट को बस आप नोट डाउन कर लेंगे, और इसी फॉर्मेट के अंतर्गत जैसे मैं कुछ कुछ बातें आपको क्लियर कराया था कि आपका शेयर होल्डर फंड क्या होता है, ठीक है ना, आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होता है, तो मैं ये सारे चीज को मैं 1 बाय 1 करके, ठीक है, 1 बाय 1 करके मैं कल के क्लास में समझाऊंगा। तो 2 क्लास लगेगा इसको और समझाने में। मैं ज्यादा देर का लेक्चर नहीं देता हूं, मैं लगभग आधे घंटा का वीडियो बनाता हूं ताकि आप भी ज्यादा बोर ना हो। तो आधे घंटा भी अगर डेली पढ़ोगे तो हमें लगता है कि मोर देन एनफ है आपके बीकॉम पास करने के लिए, या एमबीए पास करने के लिए, या नेट का क्लासेस को कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी को अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक बटन प्रेस कर देना, साथ में अपने फ्रेंड के साथ जो है आप शेयर कर लेना। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपको टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू।